और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। और प्रियंका के इन आरोपों के बाद आईटी मंत्रालय एक्शन में आ गया है और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से सवाल जवाब किए जा सकते हैं। और सूत्रों के मुताबिक मामले पर संज्ञान लेते हुए आईटी मंत्रालय इसकी जांच के आदेश भी दे सकता है। और मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस मामले को आईटी मंत्रालय ने पूरी गंभीरता से लिया है और पूरे मामले में इंस्टाग्राम से जानकारी मांगी जाएगी। और मंत्रालय जो जानकारी मांगेगा उसमें पहली जानकारी होगी कि कब प्रियंका गांधी के बच्चों का इंस्टाग्राम हैक हुआ और कब प्रियंका गांधी के बच्चों के इंस्टाग्राम हैक होने की जानकारी इंस्टाग्राम को दी गई और किसने बच्चों के इंस्टाग्राम हैक किए। क्या कोई आपत्तिजनक या बेजा पोस्ट बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट से किया गया और कितना समय इंस्टाग्राम हैंडल को वापस हासिल करने में लगा। और मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान मीडिया में हैकिंग का आरोप लगाया था, जिस पर मंत्रालय ने स्वतः संज्ञान लिया है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा था कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक किए जा रहे हैं। और प्रियंका ने विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग किए जाने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि फोन टैपिंग छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर रहे हैं और सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दावा किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके फोन टैप कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनकी बातचीत सुनते हैं। जब पूरी जानकारी मंत्रालय को मिल जाएगी तो जरूरी होने पर इस मामले की अलग से जांच के आदेश भी दिए जा सकते हैं। और कुल मिलाकर अब प्रियंका गांधी के आरोप पर आईटी मंत्रालय के सक्रिय होने से राजनीति भी शुरू हो सकती है। जबरन रिटायर किए गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। दरअसल पीड़िता और उसके साथी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मामले में 21 दिसंबर को बेल एप्लीकेशन पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया और कोर्ट ने सुनवाई के बाद जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। और वहीं जानकारी के मुताबिक पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की ओर से कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा गया है कि उन्हें फर्जी फंसाया गया और जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के सामने अंतिम वीडियो में 7 लोगों में केवल उन्हें ही मुजरिम बनाया गया, जबकि उन्होंने मात्र अपने विधिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो उनके पास सूचना आई थी उसे सक्षम अधिकारियों के पास कार्रवाई के लिए भेजा था। और वहीं सरकार की तरफ से इस मामले में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ विरोध किया गया और अमिताभ के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए गए। और वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने बताया कि पहली बेल ये कहते हुए खारिज कर दी गई थी कि इन्हें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और चार्जशीट दाखिल होने के बाद सेशन में दूसरी बेल डाली गई तो ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया गया कि कोई न्यू ग्राउंड नहीं है। और सेशन से बेल ना मिलने के बाद हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन डाली थी और उसी पर आज फर्स्ट डे हियरिंग हुई, जिसमें स्टेट की ओर से और टाइम मांगा गया। और नूतन ठाकुर ने कहा कि अगर वो अपराधी हैं तो रोज सुनवाई की जाए और दोष सिद्ध करिए, अगर दोष सिद्ध नहीं कर सकते तो उनको जमानत मिलनी चाहिए। और उनका कहना है कि बिना ट्रायल और दोषी सिद्ध हुए जेल में बंद रखना एक तरह से पनिशमेंट ही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड के बाद शूटर गिरधारी का एनकाउंटर किए जाने के मामले में पुलिसकर्मियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली और हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों को राहत देते हुए सीजेएम कोर्ट के एफआईआर के आदेश को निरस्त कर दिया है। और इस बहस में सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने अपना पक्ष रखा। दरअसल लखनऊ सीजेएम कोर्ट ने डीसीपी पूर्ववीर रहे संजीव सुमन, इंस्पेक्टर विभूति खंड चंद्रशेखर पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। दरअसल बीते 14 फरवरी को पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या करने के मुख्य आरोपी और कुख्यात शूटर गिरधारी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था और पुलिस
गिरधारी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस राजधानी के खरगापुर इलाके में हत्या में प्रयुक्त असले की तलाश के लिए लेकर पहुंची थी। तभी पुलिस के जवान गिरधारी को गाड़ी से उतार रहे थे और उस वक्त उसने वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर अख्तर उस्मानी पर हमला किया और फिर उनकी पिस्तौल लेकर भागने की कोशिश की। और इसी दौरान गिरधारी ने असला छीनकर भागने का प्रयास किया और फिर मुठभेड़ में मारा गया था। और वहीं केंद्र के गालीबाज मंत्री अजय मिश्र टेनी 5 दिन की लुकाछिपी के बाद नजर आए, और वो भी आमने सामने नहीं। तस्वीरों में मंगलवार को गृह मंत्रालय में साइबर क्राइम पर एक बैठक बुलाई गई थी और इसी बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। और इसी में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय के बगल में अजय मिश्रा टेनी बैठे थे और तस्वीर में टेनी बूझे बूझे से भी नजर आए। और टेनी के इस उतरे चेहरे की वजह भी है, एक तो इनके बेटे पर लखीमपुर में किसानों को पूर्व नियोजित तरीके से जीप से कुचलकर मारने के आरोप लग रहे हैं, और दूसरा खुद टेनी ने पत्रकारों से बदसलूकी कर यूपी चुनाव से पहले सरकार और पार्टी दोनों को मुश्किल में डाल दिया। और टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है और संसद में इसको लेकर जोरदार हंगामा भी हुआ और स्पीकर विपक्ष को समझाते रहे, लेकिन विपक्ष अड़ गया और बाद में कार्रवाई स्थगित हुई। तो विपक्षी सांसदों ने संयुक्त मोर्चा भी निकाला और विपक्ष ने अब टेनी को बर्खास्त करने के साथ साथ उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग को तेज कर दिया है। हालांकि सरकार लखीमपुर कांड को लेकर टेनी के बचाव में तो दलील दे ही रही है और गृह मंत्री अमित शाह के साथ टेनी की यह तस्वीर कई संकेत भी दे रही है। पहला, लखीमपुर कांड को लेकर सरकार और पार्टी टेनी के साथ खड़ी है, और दूसरा, इनके इस्तीफे पर कोई भी विचार नहीं हो रहा। और आखिर ये कि अब लड़ाई चुनावी मैदान में लड़ी जाएगी क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि टेनी को लेकर आखिर सरकार और बीजेपी की मजबूरी क्या है, और क्या बीजेपी को यूपी में ब्राह्मण वोटों के नुकसान का डर सता रहा है।